वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी डिस्कस करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, फिर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। ठीक है, फ्री रेडिकल्स बेसिकली क्या हो गए? ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग न्यूट्रल स्पीशीज। ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग न्यूट्रल स्पीशीज। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग न्यूट्रल स्पीशीज। अभी बनते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए हम R और यहाँ कोई एलिमेंट Z हो गया, तो यहाँ बॉन्ड्स का होमोलिटिक क्लीवेज होगा। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन रख लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन रख लेगा, होमोलिटिक क्लीवेज। तो हमारे सामने सिचुएशन क्या हो जाएगी? R डॉट, ठीक है, प्लस आपका Z डॉट। ठीक है, तो हम बेसिकली कार्बन के फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं, तो हम R डॉट को स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये आपका एल्किल फ्री रेडिकल, एल्किल फ्री रेडिकल। ठीक है, आइडियल कंडीशंस में हम लोग ने बात किया था भाई, पहले भी HNE हो या अल्ट्रावायलेट लाइट हो, ठीक है, या आप हीटिंग इफेक्ट की बात करें या इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो इससे आपका होमोलिटिक क्लीवेज प्रमोट होता है। इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लो होना चाहिए। सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास CH3 डॉट, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, अब यहां बात आती है भी कार्बन का यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 3 हो गए, और ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन को न लोन पेयर में काउंट कर रहे हैं और न ऑड इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या है? प्योर p ऑर्बिटल में रहेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट यहाँ नहीं माना जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 हो गया। तो इसके फीचर्स क्या हो गए? फीचर्स में हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए पैरामैग्नेटिक। अच्छा, यहां बेसिकली क्या है? कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 होता है और ये 3 बॉन्ड बना रहा है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, खुद का इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन सेंटर हो गया। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने वाले फैक्टर थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स विल स्टेबलाइज दिस फ्री रेडिकल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स will stabilize the free radical. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स विल स्टेबलाइज द फ्री रेडिकल। इस कंसेप्ट पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 कहा, तो आप इस तरीके से इसको समझ लीजिए। बेसिकली स्ट्रक्चर क्या हुआ? ये प्लेनर स्ट्रक्चर हुआ। तो प्लेन बनाने का तरीका एक तो ये हो सकता है कि भाई हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हमने इनटू द प्लेन बना दिया और ये हाइड्रोजन आपका आउट ऑफ द प्लेन बना दिया। तो ये बेसिकली हमने, ये आपने x एक्सिस डिफाइन कर लिया, ये y एक्सिस डिफाइन कर लिया। तो ये जो प्लेनर स्ट्रक्चर है हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये हमने x और y, xy प्लेन में बना दिया। ठीक है, तो ये आपके xy प्लेन, सॉरी xz प्लेन, ये किस प्लेन में बना हुआ है? ये आपका xz प्लेन में बना हुआ है। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन में, कार्बन बोर्ड के प्लेन में, और ये हाइड्रोजन क्या है? बाहर है। ठीक है, और उतना ही अंदर कौन हो जाएगा? दूसरा हाइड्रोजन हो जाएगा 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल पे, और यहाँ प्योर p ऑर्बिटल है जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है, प्योर p ऑर्बिटल जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रही बात? तो R डॉट के केस में तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 आपने प्रेडिक्ट किया, और इस टाइप का प्लेनर ज्योमेट्री आपने बात किया, जैसा कि कार्बोकैटायन में हम लोग ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये फीचर्स हो जाएंगे हाईली रिएक्टिव, पैरामैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल स्टेबलाइज द फ्री रेडिकल। और एक एग्जांपल जैसे मिथाइल फ्री रेडिकल, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस टाइप से sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
और देखा जाए इसमें जल्दी से फीचर्स। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन में एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। एक और पॉइंट, अभी केमिकल बॉन्डिंग का पॉइंट है लेकिन इसको भी समझने की कोशिश करिएगा। हाइब्रिडाइजेशन में जैसे अगर हम आपसे एक एग्जांपल दें, CH3 डॉट, ठीक है, और CF3 डॉट, ये आपने पढ़ा भी होगा बॉन्डिंग में। तो यहाँ रूल ये आता है कि ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है ये कभी कभी हाइब्रिड ऑर्बिटल का पार्ट होता है, कभी कभी प्योर p ऑर्बिटल में पड़ा रहता है। कब ऐसा? तो जब सराउंडिंग एटम क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं सेंट्रल एटम से, तो जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट हो जाता है, उसको एज ए लोन पेयर ट्रीट कर लीजिए। समझ में आ रही बात? जबकि अगर सराउंडिंग एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये आपका प्योर p ऑर्बिटल में पड़ा रहेगा, ठीक है। तो इस बात को लिख लेते हैं, व्हेन सराउंडिंग एटम is more electronegative than central atom, then odd electron is present in hybrid orbital या और इट इज पार्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। एज अ लोन पेयर ट्रीट करके इसको हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट हम समझेंगे। जैसे यहाँ CH3 डॉट की बात करें तो यहाँ आपने कहा कि भाई ये तो प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आपका प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। अभी स्ट्रक्चर इसका बनाया हम लोग ने, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। एक जेट प्लेन में बना दिया इसको प्लेनर, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं होगा तो ये क्या होगा, ठीक है, प्योर p ऑर्बिटल में। जबकि यहाँ ऐसी बात नहीं है, यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट होगा और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 हो जाएगा। एक ऑड इलेक्ट्रॉन और 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो टोटल मिला के 4 हो गए, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसका स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा, ये आपका ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। और बेसिकली यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसको हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पिरामिडल शेप। क्या हो गया इसका, पिरामिडल हो गया, ठीक है। और ये ऑर्बिटल कौन सा है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इट इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है, CH3 डॉट और CF3 डॉट, सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सेंट्रल, देन ऑड इलेक्ट्रॉन इज पार्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट हो गई, जैसे यहाँ कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास फ्लेक्सिबिलिटी हो गई कि जरूरत पड़ने पे आप वहां का हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर सकते हैं। अगर ऐसी मजबूरी पड़ी या ऐसी परिस्थितियां बनी या ऐसी कोई जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन प्योर p ऑर्बिटल में भी रह सकता है, ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी रह सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी यहां आपको दिख रही है। जैसे इससे पहले हम लोग ने डिस्कस किया था कि ब्रिजहेड टाइप का सिस्टम हमने डिस्कस किया था। तो ये बताया था कि ब्रिजहेड पे निगेटिव चार्ज क्या रह सकता है, हाँ, ब्रिजहेड पे नेगेटिव चार्ज रह सकता है, क्योंकि आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक लोन पेयर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, ब्रिजहेड पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है। दूसरा बात, ब्रिजहेड पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, प्लेनर ज्योमेट्री अलाउड नहीं है। क्या ब्रिजहेड पे डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, तो आपने कहा नहीं, ये भी नहीं लगा सकते, हाइब्रिडाइजेशन sp2 अलाउड नहीं है। समझ में आ रही बात? अब अगला क्वेश्चन इसमें ये उठता है कि क्या ब्रिजहेड पे ऑड इलेक्ट्रॉन रह सकता है? यहां हमने ऑड इलेक्ट्रॉन बना दिया, ठीक है। क्या ब्रिजहेड पे ऑड इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, रखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसी कंडीशन में ब्रिजहेड का हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या रहेगा, sp3 रहेगा, मतलब लोन पेयर, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में रहेगा, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा। समझ में आ रही बात? तो अगेन यहां ऑड इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा।
समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये एक तो हमने कंडीशन लिखवाया, दूसरा अगर ब्रिजहेड पे ऑड इलेक्ट्रॉन को रखना है तो उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल में रखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? और वहां कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल इस बात को याद रखिएगा, ब्रिजहेड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन पे ब्रिजहेड पे ऑड इलेक्ट्रॉन भी बड़ी आसानी से आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ ये कंडीशंस आप नहीं फॉलो कर पाएंगे क्योंकि प्लेनर ज्योमेट्री यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो गया इसमें। ठीक है, ये नहीं कहिएगा कि सर ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया और यहां हाइब्रिडाइजेशन तो प्लेनर होना चाहिए था, प्लेनर नहीं होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 पॉसिबिलिटी है और इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिड ऑर्बिटल में भेजा जा सकता है। ठीक है, तो वही वहां हो रहा है। ठीक, अच्छा अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। अरेंज इन decreasing order of stability. Arrange in decreasing order of stability ठीक है, एग्जैक्टली वही सब कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, करिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। चलिए जल्दी से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज कर लीजिए। यहां देखिए बड़ा सिंपल, अगर इसके बाद इसको देखा जाए तो ये फ्री रेडिकल किन किन फैक्टर से स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, तो इसका पहला फैक्टर क्या हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन। आपको याद आ रहा है इसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये आपका अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और इसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड हम लोग क्या करते थे, डीलोकलाइज कराते थे और यहाँ आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते थे। हाइपर कंजुगेशन से फ्री रेडिकल एल्कीन और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। तो बिल्कुल इट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन। और प्लस आई तो लग ही रहा है। ठीक है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हो गए। यहाँ हाइपर कंजुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए और प्लस आई इफेक्ट दो ग्रुप्स का लग रहा है। ठीक है, और यहाँ हाइपर कंजुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, और प्लस आई इफेक्ट तो आपका लग ही रहा है, प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ गया 3 एल्किल ग्रुप में। समझ में आ रही बात? तो बिल्कुल आसान, सबसे स्टेबल आपका डी हो गया, उसके बाद सी हो गया, उसके बाद बी हो गया, उसके बाद ए हो गया। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। यहाँ भी देखिए ये आपका बेंजिल फ्री रेडिकल, बेंजिल फ्री रेडिकल, और यहाँ बेसिकली क्या है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज फ्री रेडिकल है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, डबल बॉन्ड CH2 होमोलिटिक क्लीवेज करा के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए भी हमने। इस टाइप से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। तो इट इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड
मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ क्या है 3 बेंजीन रिंग में डिलोकलाइजेशन है तो और ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो यहाँ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डोमिनेट कर जाएगा, तो सी हो गया, बी हो गया, उसके बाद ए हो गया। समझ में आ गई बात? चलिए यहां बताइए जल्दी से। यहां देखिए एक चीज समझने की कोशिश करिए कि अगर हम आपसे पूछें कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 डॉट, ठीक है, तो ये बेसिकली एलाइलिक पोजीशन होती है और ये आपका एलाइल फ्री रेडिकल है, एलाइल फ्री रेडिकल। और एलाइल फ्री रेडिकल स्टेबल होते हैं, वाई? बिकॉज देयर इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। इस टाइप से होमोलिटिक क्लीवेज करा दिया और इसमें बढ़िया रेजोनेंस हो रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो गया, ठीक है, तो बेसिकली ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाते हैं, ठीक है, दे आर रेजोनेंस स्टेबलाइज, वेरी स्टेबल, ठीक है। लेकिन अगर इसी प्रकार से हम ऐसे बना दें CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां डॉट बना दें, तो ये बेसिकली वेनाइलिक पोजीशन होती है, वेनाइलिक पोजीशन, और ये क्या हमने बताया एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक पोजीशन, ठीक है। तो ये आपका वेनाइलिक पोजीशन, एलाइलिक पोजीशन। तो वेनाइलिक फ्री रेडिकल क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। वाई हाईली अनस्टेबल? ठीक है, क्यों? जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज की भी बात किया था कि वेनाइल कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये लोकलाइज्ड ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन क्या करा रहा है? -I इफेक्ट भी लगा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली लोकलाइज्ड ऑड इलेक्ट्रॉन है, लोकलाइज्ड ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, ये लोकलाइज्ड हो गया। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अगर लोकलाइज्ड हो गई तो वो क्या हो गया? अनस्टेबल हो गई। तो ये हाईली अनस्टेबल होता है और ये उतना ही स्टेबल होता है, इस बात को दिमाग में बैठाई लगे। तो यानी वेनाइलिक सिस्टम जहां भी देखेंगे आप वो स्टेबल होगा और एलाइलिक सिस्टम क्या होगा? अनस्टेबल होगा, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। उसी आधार पे क्वेश्चन करिए, तो आपको सीधे सीधे रेजोनेंस स्टेबलाइज दिख रहा है, रेजोनेंस वेनाइलिक एलाइलिक कार्बोकैटायन है। अब यहां देखिए ये वाला आपको एलाइलिक सिस्टम भी दिख रहा होगा, एलाइलिक सिस्टम तो है ही, और एलाइलिक सिस्टम के बाद यहाँ क्या दिख रहा है? CH3 अपना हाइपर कंजुगेशन प्लस I इफेक्ट भी लगा रहा है। तो यहाँ रेजोनेंस भी है, प्लस हाइपर कंजुगेशन भी है, और प्लस I इफेक्ट भी है। समझ में आ रही बात? पूछ सकता है कि भाई ये फ्री रेडिकल किन किन फैक्टर से स्टेबलाइज हो रहा है? तो CH3 का प्लस I इफेक्ट, CH3 का हाइपर कंजुगेशन, और यहाँ क्योंकि एलाइलिक फ्री रेडिकल है तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है। समझ में आ रही बात? तो रेजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन प्लस आपका इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है। यहां देखा जाए, अगेन यहां डाउट आ सकता है आपके दिमाग में कि ये फ्री रेडिकल, पहली बात तो आप ये पहचानने की कोशिश करिएगा कि इट इज अ वेनाइलिक सिस्टम, ठीक है। ये वेनाइलिक पोजीशन है, वेनाइलिक फ्री रेडिकल है, ये बहुत अनस्टेबल होता है। तो ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। समझ में आ रही बात? दोनों वेनाइलिक सिस्टम, दोनों वेनाइलिक फ्री रेडिकल है। हाँ, इसमें उसके डेरिवेटिव है ऑफकोर्स की बात, ठीक है। ये CH3 किस इफेक्ट से इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा होगा, ये क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है। तो बिल्कुल यहाँ इसका CH3 का प्लस I इफेक्ट लग रहा है। अच्छा, कोई कहे कि सर हाइपर कंजुगेशन लग रहा होगा, हाइपर कंजुगेशन से फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करता है CH3, ये अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन आप अगर याद करें तो हमने आपको उसमें क्या बताया था कि ये sp3 sp2 जहां आप सिस्टम पाए, sp3 sp2, वहीं पे हम हाइपर कंजुगेशन की बात कर रहे थे। यहां इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक और इलेक्ट्रॉन हो गया, एक पाई बॉन्ड हो गया। समझ में आ रही बात? और नॉर्मल सिचुएशन है ये, समझ में आ रही बात? वो वाली बात नहीं कि सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रॉन, ये सब बात नहीं, ठीक है, या ब्रिज हेड वाली बात कुछ नहीं। तो यहाँ नॉर्मल केस में हमेशा ही हाइब्रिडाइजेशन की जो बात होगी वो क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, या ऐसे कहा जाए ऑड इलेक्ट्रॉन पार्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन।
फिर से बात समझ में आई। यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पे है, ठीक है, तो कई फैक्टर से डिस्टेबलाइज हो रहा है। फिर से यहाँ समझने की कोशिश करिए यहीं पे कि ये आपका सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड और यहाँ क्या है पाई बॉन्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp हाइब्रिडाइज कार्बन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाता है, और इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्या है, अपने आप में अनस्टेबल सिस्टम हो गया। तो विनाइलिक सिस्टम में कई गड़बड़ बातें हैं। एक तो लोकलाइज चार्ज है, बगल से -i इफेक्ट लगा रहा है, और खुद के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो चुका है, sp s कैरेक्टर बढ़ गया, इलेक्ट्रोनिगेटिव हो चुका है, और इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी अनस्टेबल है। अब यहां फिर से जरा आते हैं कि ये बेसिकली sp3 और बगल में कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहां हाइपर कंजुगेशन की बात नहीं होगी। हाइपर कंजुगेशन sp2 sp3 जहां सिस्टम पाएंगे वहीं पे हम हाइपर कंजुगेशन की बात डिस्कस किए हैं। तो सिर्फ +i इफेक्ट से CH3 इसको स्टेबलाइज कर रहा है, और यहां भी इस ऑड इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को ये अपना +i इफेक्ट दे रहा है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है +i इफेक्ट क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, क्योंकि CH3 उससे दूर आ चुका है। ठीक है, तो सबसे स्टेबल सिस्टम इसमें कौन सा हो गया, B हो गया, क्योंकि रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है। उसके बाद A हो गया, क्योंकि रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। उसके बाद आपका C हो जाएगा, क्योंकि +i इफेक्ट क्या है, बगल में होने के कारण बढ़िया पड़ेगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, क्योंकि +i कमजोर हो गया। और C और D अपने आप में क्या है, विनाइलिक कैटायंस है, दीज आर हाईली विनाइलिक फ्री रेडिकल्स हैं, दीज आर हाईली अनस्टेबल फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा आपको पॉइंट समझ में आ गया, और ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ठीक है, विनाइलिक एलाइलिक सिस्टम चाहे कार्बोकैटायन में हो चाहे फ्री रेडिकल में, उसको पहचानिएगा, और ये कंफ्यूजन भी हटाइएगा कि सर ये हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज है क्या, हाइपर कंजुगेशन इसमें नहीं है। ठीक है, तो उसको हमने एक्सप्लेन किया। देखा जाए चलिए इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी बताइए। चलिए पहले फोर्थ वाला क्वेश्चन किया जाए, काफी आसान। यहां देखिए इसमें रेजोनेंस दिख रहा है आपको, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज फ्री रेडिकल। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज फ्री रेडिकल आपको दिख गया, या बेसिकली आपने पहचान लिया कि ये क्या है, एलाइलिक सिस्टम। दिस इज एलाइलिक सिस्टम, रेजोनेंस हो गया। और प्लस अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है जो हाइपर कंजुगेशन से भी स्टेबलाइज कर रहा है इसका। ठीक है, फिर से यहाँ समझने की कोशिश करिए कि यहाँ अभी भी एक हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन थे या 2 एटम थे, एक को हटा दिया होमोलिटिक क्लीवेज से, तो यहाँ डॉट बन गया। ठीक है, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2, बिल्कुल हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो इसका मतलब ये रेजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन और अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। समझ में आ रही बात।
ये देखिए, ये आपने पहचान लिया, दिस इज वेनाइलिक सिस्टम, दिस इज हाईली अनस्टेबल। तो ये आपका वेनाइलिक सिस्टम है, समझ में आई बात। वेनाइलिक फ्री रेडिकल है, इट इज हाईली अनस्टेबल। तो अनस्टेबल वेनाइलिक सिस्टम हाईली अनस्टेबल होगा। यहां देखा जाए, यहां भी हमको रेजोनेंस दिख रहा है, ये भी आपका एलाइलिक सिस्टम आपने पहचान लिया। तो यहां आपने कहा कि भाई रेजोनेंस प्लस, अब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, या एक ही हाइड्रोजन है, तो रेजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन और अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 1 है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन आपका क्या है, 1 है। यहां देखा जाए तो यहाँ रेजोनेंस तो नहीं दिख रहा है क्योंकि ये दूर हो गया है। हाँ, अल्फा हाइड्रोजन की अगर बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइपर कंजुगेशन है, तो अल्फा हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो 2 2 4 4 3 7 हो गया। और यहाँ देखिए, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ये कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन 1 हो गया। तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन की बात आप कर सकते हैं। तो सबसे स्टेबल सिस्टम आपका कौन हो जाएगा, तो रेजोनेंस कहाँ दिख रहा है, ए और सी में, और ए सबसे स्टेबल हो गया, ए हो गया। उसके बाद क्या हो गया, सी हो गया। उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद आपने हाइपर कंजुगेशन की बात किया, डी हो गया। उसके बाद आपका ई हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी तो हाईली अनस्टेबल सिस्टम है, समझ में आ रही बात। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया क्वेश्चन। इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो उसमें आपने डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या हो गया, हाइपर कंजुगेशन अल्फा हाइड्रोजन के आधार पे, और इसमें सीधे सीधे सिर्फ हाइपर कंजुगेशन अल्फा हाइड्रोजन के आधार पे, और ये वेनाइलिक सिस्टम हो गया, हाईली अनस्टेबल हो गया। ठीक है, तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा पे हमने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। देखा जाए, इसको यहां दिखाएं, फिर से देखा है, ऐसा सिस्टम हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं कि अगर हम यहां CH2 डॉट लगा रहे हैं तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज तो बेंजीन में ही है। CH3 यहाँ अगर है तो CH3 अपना 2 इफेक्ट लगा सकता है, यहाँ से हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम, और दोनों ही इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को स्टेबलाइज करेंगे। तो क्या हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, तो हाइपर कंजुगेशन लगने का मतलब यहाँ क्या है, इसको समझ लिया जाए। ठीक है, यहाँ आपका CH2 डॉट है, या तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई जब ये ऑड इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज करेगा तो ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा तो CH3 ऑड इलेक्ट्रॉन को हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज कर देगा। समझ में आ रही बात। इसका अगर आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तो आपने डबल बॉन्ड CH2, यहाँ आपने ऑड इलेक्ट्रॉन बना दिया। ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज से हम लोग चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, और यहां क्या अटैच है, CH3 अटैच है। तो CH3 अटैच है, उसको अगर हम ऐसे बना दें CH3, और यहां आपका ऑड इलेक्ट्रॉन, तो अगेन आपको याद आ रहा होगा यहां भी होमोलिटिक क्लीवेज करा के सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम यहां भेज के इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज कर सकते थे। और ये CH3 का कौन सा इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन वाला इफेक्ट है। देखिए फिर से, डबल बॉन्ड CH2, और यहां क्या हो गया, H डॉट हो गया, और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो नॉर्मल इसका रेजोनेंस तो हो ही रहा था। CH3 ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन से हाइपर कंजुगेशन से ऑड इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज करेगी, क्योंकि उसके नीचे उसका ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा रेजोनेंस पे। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम लगी रहा है, दोनों ही फैक्टर से इसको स्टेबलाइज कर दिया। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ ये पॉइंट आप समझ गए। ठीक है, तो कार्बोकैटायन में भी वही बात कर रहे थे, कार्बन आयन में भी वही बात कर रहे थे, और फ्री रेडिकल में भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है, होमोलिटिक क्लीवेज, और ये सब चीजों का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, बाकी बी पार्ट की अगर देखा जाए तो यहाँ आपका CH2 डॉट हो गया, और यहाँ आपका CH3 हो गया। ये CH3 कौन सा इफेक्ट लगा रहा हो, प्लस आई ओनली, यहाँ से हाइपर कंजुगेशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और पैरा पोजीशन से क्या लग रहा होगा, पैरा पोजीशन से हाइपर कंजुगेशन तो उसी एक्सटेंट पे लग रहा होगा। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट मिनिमम लग रहा है। तो मतलब सबसे स्टेबल कौन हो जाएगा, सबसे स्टेबल आपका हो जाएगा ए।
क्योंकि हाइपर कंजुगेशन लगा और प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम लग गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छा, ए और सी में क्या भारी अंतर होगा? नहीं, बहुत भारी अंतर नहीं होगा, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन तो एक कमजोर इफेक्ट है ही है, इंडक्टिव इफेक्ट भी एक कमजोर इफेक्ट है। तो यहाँ और यहाँ से बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट का, लेकिन फिर भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ए इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू सी। हाँ, उसके बाद क्या हो जाएगा बी, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट की केवल बात हो रही है। और लास्ट में क्या हो जाएगा, रेफरेंस केस यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बात करें तो ये आपका हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज है और ये प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम। और बी की बात करें तो प्लस आई ओनली, और ये आपका रेफरेंस केस। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं। नोट कर लीजिएगा। सिक्स देखा जाए, यहां आपका अगेन CH2 डॉट, यहां हमने Z लगा दिया। Z के ऑप्शन आपके पास है NO2, CHO, ठीक है, आपका H हो गया, ये आपका NH2 हो गया। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो फिर से वही बात कि ये तो मेटा पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, तो यहां से इफेक्ट या तो प्लस आई की बात हो रहेगी या तो माइनस आई की बात हो रहेगी। और प्लस आई स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो प्लस आई स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और माइनस आई स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, घटा देगा। प्लस आई या माइनस आई, समझ में आ रही बात? प्लस आई स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, माइनस आई स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो हमको पता है NO2 माइनस आई लगाता है, CHO माइनस आई, Cl माइनस आई, CH3 प्लस आई, OCH3। तो OCH3 अगेन क्या लगाता है आपका, अच्छा इसमें एक और ऑप्शन कर लेते हैं CD3। OCH3 अगेन माइनस आई इफेक्ट, हाइड्रोजन रेफरेंस केस हो गया। NH2 आपका क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट, और CD3 आपका प्लस आई इफेक्ट। तो इसमें प्लस आई इफेक्ट सबसे बढ़िया जिसका होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे बढ़िया प्लस आई इफेक्ट क्या है, H का है, CD3। उसके बाद प्लस आई इफेक्ट किसका हो गया, D का हो गया, यानी CH3। अब उसके बाद आपको थोड़ी सीरीज याद रखनी पड़ेगी। सीरीज में इन सब में मिनिमम माइनस आई इफेक्ट किसका है, मिनिमम माइनस आई इफेक्ट, तो याद करिए। अच्छा, फिर हम किसकी बात कर लें, F की बात कर लें, क्योंकि F तो क्या हो गया, रेफरेंस केस हो गया। हाइड्रोजन लगाया तो ना खींच रहा है ना, ठीक है, भेज रहा है। या इस तरीके से सोच सकते हैं कि भाई हाइड्रोजन अगर यहाँ लगाएंगे तो बाकी इसकी तुलना में क्या है, ये सब माइनस आई वाले ग्रुप है। तो आपने यहाँ हाइड्रोजन की बात कर ली, समझ में आ रही बात? हाइड्रोजन हो गया तो ये प्लस आई, स्ट्रॉन्ग प्लस आई, फिर उसके बाद उससे कमजोर प्लस आई CH3 का, CD3 का प्लस आई फिर स्ट्रॉन्ग होता है, फिर आपका हाइड्रोजन रेफरेंस केस। अब ये खींचने वाले ग्रुप्स आ गए। तो इसमें अगर आपको याद हो तो हेलोजन्स के बाद फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फिर आपका नंबर किसका आता है, OR का आता है, फिर आपका OH का आता है, फिर उसके बाद NH2 का आता है। ठीक है, तो इसमें मिनिमम माइनस आई इफेक्ट किसका है, NH2 का है, तो इसका मतलब G ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस आई सीरीज में OCH3 का नंबर आता है, यानी E ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस आई सीरीज में Cl आता है, यानी C ऑप्शन। और फिर माइनस आई सीरीज में CHO, और सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट आपका NO2 का होता है, तो B हो गया। उसके बाद A हो गया, डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई माइनस आई, डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो यहां से यहां तक, F से पहले तक, यहां तक अगर बात करें तो ये आपका क्या है, प्लस आई वाले ग्रुप है, और यहां से यहां तक आपका माइनस आई
और NO2 A का क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट लगा तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हमेशा याद रखिएगा। CH2 डॉट क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, न्यूट्रल सेंटर जरूर है लेकिन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ हम लोग आइडिया क्या कर रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट इस यहाँ चार्ज इंटेंसिटी को बढ़ा के इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बढ़ा के क्या करेगा, इसको डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, फ्री रेडिकल्स में एक और टॉपिक आता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, अगर कहीं भी बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी कंपैरिजन करने की बात आ रही है, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी कंपैरिजन करने की बात आ रही है, तो बॉन्ड्स का होमोलिटिक क्लीवेज कराया जाता है। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक की जाती है। तो इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। लिखिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड लिख लेते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी is compared on the basis of homolytic cleavage and stability of corresponding free radical formed, corresponding free radical formed। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बॉन्ड एनर्जी को हम BE से इंडिकेट करें तो बॉन्ड एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ R डॉट। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, आप RH की बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करना चाह रहे हैं तो आप इसका क्या करेंगे, होमोलिटिक क्लीवेज कराएंगे, और होमोलिटिक क्लीवेज कराने में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी जिसको हम बॉन्ड एनर्जी बोल रहे हैं। और इस होमोलिटिक क्लीवेज से यहां क्या बनेगा, R डॉट बनेगा फ्री रेडिकल, एल्किल फ्री रेडिकल। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, पहले लिख लीजिए फिर समझाते हैं। ठीक है, तो कहीं भी आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछ रहा है, सपोज यहां कार्बन हाइड्रोजन या यहां कार्बन ही होगा, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करने का एक ही तरीका, बॉन्ड्स को होमोलिटिक क्लीवेज करा दीजिए। ये होमोलिटिक क्लीवेज हो गया, इसमें जो एनर्जी देनी पड़ी वही बॉन्ड एनर्जी है। अब टूटने के बाद R डॉट बना। अब सिंपल सी बात है, R डॉट जितना स्टेबल बनेगा उतना आसानी से बॉन्ड टूटेगा, या उतनी कम इसकी बॉन्ड एनर्जी होगी, या ये जितना अनस्टेबल होगा उतना ही ज्यादा यहाँ बॉन्ड एनर्जी होगी, उतना ही ज्यादा आपको एनर्जी देना पड़ेगा इसको तोड़ने के लिए। तो ये जितना स्टेबल बना बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो बस ये समझिए कि कभी भी बॉन्ड एनर्जी का कंपैरिजन पूछे तो वो होमोलिटिक क्लीवेज करके करस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल बना के उसकी स्टेबिलिटी की बात की जाती है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी ये अल्फा
ये आपका बी। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। हमने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, और आपको आइडिया दिया कि बॉन्ड एनर्जी कंपैरिजन करने का तरीका क्या होता है, बॉन्ड्स का होमोलिटी क्लीवेज। तो CH CH2H ये आपका गामा हो गया, ठीक है, और ये डेल्टा हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। अब देखिए यहां ध्यान से फिर से समझने की कोशिश करिए एक बार कि जैसे यहां कार्बन बॉन्ड किसके बीच है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, ठीक है। कभी भी बॉन्ड एनर्जी पूछे तो आपको करना क्या है, बॉन्ड्स का होमोलिटी क्लीवेज कराना है। जैसे इसको ऐसे फिर से समझ लीजिए, ये बेसिकली बॉन्ड क्या है, CH3 और यहाँ क्या है, H है, और हमने पूछा कि ये अल्फा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, तो आपने क्या किया, होमोलिटी क्लीवेज करा दिया, ठीक है। होमोलिटी क्लीवेज करा दिया तो एक एक इलेक्ट्रॉन सब रख ली, तो आपका ये बॉन्ड एनर्जी लग गई, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग मान लीजिए अल्फा बॉन्ड एनर्जी हम बोल रहे, तो यहां बॉन्ड एनर्जी लगेगी, और करस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल बना क्या, CH3 डॉट, ठीक है। H डॉट तो सब में निकल रहा है, H डॉट की बात यहां नहीं हो रही, CH3 डॉट, ठीक है। तो यही आपका क्या है, R डॉट। चलिए सब में बारी बारी से यही लिख लिया जाए। तो डिसोसिएशन कराया, आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया, CH3 CH2 डॉट, ठीक है। यहां भी डिसोसिएशन कराया, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 डॉट, और ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH डॉट। तो क्या इन फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी आप बता सकते हैं, क्या इन फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी आप बता सकते हैं, सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा हो जाएगा इसमें। तो सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल आपका करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज फ्री रेडिकल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यानी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की अगर बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। तो सबसे स्टेबल आपका C के करस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल बना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद यहां देखिए प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है, तो उसके बाद B हो गया, C वाला रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। उसके बाद आपका इसमें, ठीक है, ये मान लीजिए एक रेफरेंस केस हो सकता है, A हो गया, और हमको पता है कि भाई D वाला केस तो हाईली अनस्टेबल है क्योंकि ये वेनाइलिक फ्री रेडिकल बना है। दिस इज वेनाइलिक सिस्टम, sp हाइब्रिडाइज कार्बन, उस पे ऑड इलेक्ट्रॉन, अनस्टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, बगल से माइनस आई इफेक्ट, और लोकलाइज्ड आपका है। तो सबसे अनस्टेबल सिस्टम आपका क्या हो गया, D हो गया। फिर से बात समझने की कोशिश करिए, C में सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी कम होगी, क्यों कम हो रही है, क्योंकि टूटने के बाद जो R डॉट बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है, इसीलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, या इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज्यादा है। इस बात को भी समझने की कोशिश करिएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो ये आसानी से टूट जाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज आसानी से हो जाएगा, समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब इस CH बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल स्टेबल बना है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है। या यहां समझिए, इसको तोड़ने में आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। कई लॉजिक से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। बॉन्ड एनर्जी क्यों ज्यादा है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल बना है, ये टूटना नहीं चाह रहा है, समझ में आ रही बात। तो करस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल अनस्टेबल है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, मतलब इस CH बॉन्ड की रिएक्टिविटी क्या हुई, बहुत कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी इसकी नहीं होगी, ये टूटना ही नहीं चाहेगा, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या हो गया, बॉन्ड एनर्जी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ R डॉट, तो सबसे स्टेबल R डॉट C में बना है, इसका मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी, डेल्टा की हो जाएगी, ठीक है। अब ABCD से कोरिलेट कर लीजिएगा कौन डेल्टा है, तो D के करस्पॉन्डिंग जो डेल्टा की बॉन्ड एनर्जी है वो क्या है, CH बॉन्ड की सबसे ज्यादा हो जाएगी। डेल्टा के बाद A वाला मतलब अल्फा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, B वाला, B मतलब ये हो गया हाइपर कंजुगेशन से जो स्टेबलाइज हो रहा था, यानी बीटा हो गया। और सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसकी हो जाएगी, तो सबसे कम बॉन्ड एनर्जी आपकी C की हो जाएगी, यानी गामा,
क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज फ्री रेडिकल बन रहा है। यही सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, ठीक है। या इसको पूछने का और तरीका क्या हो सकता है, रिएक्टिविटी ऑफ द CH बॉन्ड, है ना। तो रिएक्टिविटी ऑफ CH बॉन्ड अगर हम यहां लिख दें, रिएक्टिविटी ऑफ CH बॉन्ड, तो सबसे रिएक्टिव CH बॉन्ड किसका हुआ बताइए, सबसे रिएक्टिव CH बॉन्ड कौन सा हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जिसकी बॉन्ड एनर्जी मिनिमम हो गई, गामा, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी जितना कम उतना ज्यादा वो रिएक्टिव हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव CH बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, गामा हो जाएगा, उसके बाद बीटा हो गया, उसके बाद अल्फा हो गया, उसके बाद डेल्टा हो गया। जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतना कम वो रिएक्टिव हो जाएगा। तो कैसे भी सवाल पूछे आप उसको कर ले जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्वेश्चन इसकी बेसिस पे दिए हुए हैं काफी अच्छे, उनको आप पेशेंस से अटेम्प्ट करेंगे, हो जाएंगे क्वेश्चंस। और देखा जाए एक और क्वेश्चन, ठीक है। देखा जाए अगर मान लीजिए हम इसको अल्फा बोल दें, बीटा बोल दें, या इसको स्मॉल भी बोला जाए, ठीक है। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया, ठीक है। ये आपका D हो गया, ये E हो गया, और ये आपका F हो गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है। A B C D E F की डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी बताइए। तो इसको कैसे अप्रोच किया जाए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप इसको करेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। जैसे अगर करना हो, ठीक है, तो आप बॉन्ड्स को होमोलिटिक क्लीवेज कराइए और करस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल बनाइए, ठीक है। कहने का मतलब कि जैसे यहाँ आपका CH3 हो गया, यहाँ आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल्स हम बनाए, ठीक है। अगर A का बॉन्ड डिसोसिएशन आपने कराया तो जो फ्री रेडिकल बनेगा वो ये बन जाएगा। अगर B का बॉन्ड डिसोसिएशन कराया तो जो फ्री रेडिकल बनेगा ये बनेगा। C का बॉन्ड डिसोसिएशन हो गया, ठीक है। D का बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब CH2 डॉट हो गया यहां, समझ में आ रही बात। और देखा जाए E का बॉन्ड डिसोसिएशन कराया आपने, क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा आपका पेशेंस चेक करता है ये क्वेश्चन। एक साथ अगर सोचेंगे तो नहीं होगा। आपने F का बॉन्ड डिसोसिएशन कराया तो आपका यहां, ठीक है। ये आपने करस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल्स बना लिए। अब क्या करना है, सीधे सीधे इनकी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है। तो यहां अगर देखा जाए तो आप बोलेंगे रेजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन, और उसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना दिख गया आपको, 2 दिख गया, ठीक है। यहां देखा जाए ये तो वेनाइलिक सिस्टम है, ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। इसके बाद यहां देखा जाए तो यहां भी रेजोनेंस तो हमको दिख ही रहा है, तो रेजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन, और उसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा दिख रहा है, 3 2 5।
यहाँ रेजोनेंस नहीं, अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो सिंगल अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन सिर्फ है और अल्फा हाइड्रोजन कितना है, सिंगल अल्फा हाइड्रोजन। ये देखिए यहाँ देखा जाए, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं दिख रहा है, सिर्फ आप हाइपर कंजुगेशन की बात करें तो अल्फा एच आपका कितना हो गया, 2 यहाँ 1 यहाँ है, मतलब 3 हो गया। और यहाँ रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, सिर्फ हाइपर कंजुगेशन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया आपका 2 2 4। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या, स्टेबिलिटी ऑफ द करस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल आप बता सकते हैं, स्टेबिलिटी। तो सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल करस्पॉन्डिंगली कहां बना है आपका, रेजोनेंस प्लस अल्फा हाइड्रोजन 5, मतलब सी हो गया है। उसके बाद आपका ए हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन की बेसिस पे ही करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, एफ हो गया। उसके बाद आपका ई हो गया, उसके बाद डी हो गया, और सी वाला तो क्या एकदम बेकार है। समझ में आ रही बात है, ये स्टेबिलिटी ऑफ द करस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल है। और क्या आपको जानना है, आपको बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी उसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। ये सी नहीं, ये आपका क्या हो गया, बी हो गया, ये बी हो गया वेनालिक सिस्टम वाला, ठीक है। तो इसके उल्टा बॉन्ड एनर्जी, मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी बी, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद एफ, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद सी हो जाएगी। समझ में आ रही बात। तो अगेन देखिए, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोग मुश्किल बना देते हैं, क्योंकि आप लोग इसी में यहाँ डॉट यहाँ डॉट यहाँ डॉट यहाँ डॉट यहाँ डॉट कर लेते हैं, और फिर आपको समझ में नहीं आता है। समझ में आ रही बात। आप अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाइए करस्पॉन्डिंग, एक बार में एक बॉन्ड को तोड़िए, अपने आप ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे तो कोई भी सवाल ऐसा आ जाएगा। तो अगेन इस टाइप के क्वेश्चन आपको फर्स्ट में मिलेंगे। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ टॉपिक डिस्कस करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ हम लोग ने पढ़ लिया है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, स्पेशली कार्बोनाइन। तो एक बार आप कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी जरूर से रिवाइज करके रहिएगा। कार्बोनाइन में जितना पढ़ाया था उस सबको, सभी फैक्टर्स को रिवाइज कर लीजिएगा। फिर एसिडिक स्ट्रेंथ शुरू करेंगे तो डेफिनेशंस वगैरह होगी, और फिर तेजी से क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्योंकि जितना हम लोग को बैकग्राउंड इसके लिए समझना था वो हम लोग ने डिटेल में जान लिया है, ठीक है। थैंक यू।